बहता पानी निर्मला। अगर पानी रुक जाता है तो उसमें मल, और वो बहता रहेगा तो निर्मल। चैट जीपीटी क्या करके देगा आपको, जो फीड नहीं है उसमें भी एनालाइज करके नया बना के देगा। जरूर जरूर देखिए, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ये दोनों कॉम्पिटिटर, एक लेफ्ट में एक राइट में, और निशाना इनका एआई है, जो पहले लगा देगा वो जीत जाएगा। आप बताओगे भाई मेरी बॉस मुझे तंग कर रही है चैनल में, मैं क्या करूं, तो वो बताएगा आपको। आने वाले समय में आपके पास मोबाइल फोन नहीं होगा, स्मार्ट कार्ड होगा एक, वही कार्ड आपका मोबाइल होगा, वही कार्ड आपका डेबिट कार्ड होगा, वही कार्ड आपका क्रेडिट कार्ड होगा, वही कार्ड पे आप चैटिंग सर्फिंग करोगे, उसी कार्ड पे सब कुछ होगा। गाड़ी कोई चलाएगा नहीं 2040 के बाद में। अगर आपको खुद गाड़ी चलानी है तो उसके लिए अलग पैसा देना पड़ेगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है। वैसे तो आपको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। यूट्यूब के राजा, बड़ा बिजनेस के फाउंडर, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट। पहला सवाल, ये कैसे किया? सिंपल, व्हाट इंस्पायर्ड यू, हाउ? हृदय में भगवत गीता, बाजार में बिजनेस, ये दो बी मिलकर के हमने बड़ा बिजनेस खड़ा किया। यहां से भगवत गीता से सीखा और सामने वाले के अपने सारे कंज्यूमर्स की बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करी। ये जो दो बी, एक भगवत गीता का बी है और एक बाजार के कंज्यूमर के बिजनेस का बी है, जब दोनों जुड़ के बी साथ में आए तो हमने सोचा आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, लोगों को चाहिए क्या, उनको चाहिए बड़ा बिजनेस, तो हमने कंपनी का नाम रखा बड़ा बिजनेस, और लोगों को बिजनेस बड़ा करने में मदद करने लगे। तो कस्टमर की बिजनेस की प्रॉब्लम्स में उनको एनेबल करना, ये हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान है। रात को सोते हुए भी ये सोचते हैं, सुबह नहाते हुए, तैयार होते हुए, पूजा पाठ में भी कभी कभार मन में यही विचार आ जाता है, बड़ा बिजनेस लोगों का कैसे करें। अच्छा, एक इतना सा अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने साल लगे इसको, जब आप फोर्थ ईयर ऑफ ऑपरेशंस, फोर्थ ईयर ऑफ ऑपरेशंस, हाँ, चौथा साल है हमारा। और हमारे को हर साल 300% का ग्रोथ कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट चाहिए, क्योंकि मैं इतनी दूर आया हूं यहाँ रहने के लिए नहीं, बहुत तेजी से आगे जाने के लिए। अपने कहा रुकने में दिक्कत आती है। हाँ, हम लोग जब भागते हैं ना तो लोगों के शरीर से पसीना निकलता है, हमारे शरीर से जो है ना ग्रोथ निकलती है, कंटेंट निकलता है। फट 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 हमारे को तेज ग्रोथ चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और बस उसी फायर के साथ रोज चलते हैं। क्योंकि ना एक बार हमारे यहाँ पे एक देवी जी आई थी, बड़ी अच्छी बात बोली, बहता पानी निर्मला। अगर पानी रुक जाता है तो उसमें मल, और वो बहता रहेगा तो निर्मल। तो इसलिए हम लोग भी बहते हुए बहुत तेजी से प्रगति करते हैं। चौथा साल है, आने वाले सालों में बहुत कमाल करने वाले हैं। अच्छा, मैं ना मुद्दे की बात पे आती हूँ। अभी हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जो भी बहुत बढ़ चुका है। तो क्या आपको लगता है एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है इसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो बहुत एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। पहले समझ लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ये एक ह्यूमन मेड प्रोग्राम होता है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग और लर्निंग की कैपेबिलिटी को बनाया जाता है। ये चैटबॉट में होता है, सर्च इंजन में होता है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स में भी होता है। ये डेटा को एनालाइज करने में मदद करता है। ये मल्टीपल फील्ड में काम कर रहा है। जैसे समझो कि आप किसी भी कोई कंपनी है, उसका कोई सर्विस का डिपार्टमेंट है, तो सर्विस का चैटबॉट आपकी प्रॉब्लम समझ के आपको सोल्यूशन दे देगा। सर्च इंजन है, आपने क्वेरी कुछ भी पूछी, वो ढूंढ ढूंढ के अपने आप ये एआई करके देता है काम। कितना तरह का बाजार में डेटा, उस डेटा को आराम से चार्ट में कैसे प्रेजेंट करें, रेलेवेंट फिगर में कैसे दें। आप फेसबुक पे है ना, रिमझिम जेठानी जी, बिल्कुल बिल्कुल। फेसबुक में कभी आपने सोचा है कि आपने किसी की फोटो डाली एक ग्रुप में, और जो जो लोग थे उसमें थोड़े दिनों में या थोड़ी देर के बाद फेसबुक आपको वही फोटो दिखाने लग जाता है, सजेस्ट करने लग जाता है अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट में या अपने फ्रेंड एक्सेप्ट करने के लिए। वो सब एआई करके देता है। आपने तो उसको ढूंढा नहीं, लेकिन वो सजेस्ट करने लग जाता है, क्योंकि देखता है कि आपकी फोटो में, ओहो, फोटो में साथ में विवेक बिंद्रा भी है सेल्फी में, तो थोड़ी देर बाद वो विवेक बिंद्रा ऐड फ्रेंड्स में आपको दिखाने लग जाए। गूगल मैप कैसे रास्ते को कैलकुलेट करके रेकमेंड करेगा, ट्रैफिक को या पॉसिबल रूट को, कौन सी लोकेशन से कौन सी लोकेशन पर जाना है, बार बार आपको रूट चेंज करके दिखाता है, फास्टर रूट मिल गया, ये एआई काम करता है। तो एआई को कुछ बेन समझ रहे हैं, कुछ बूंद समझ रहे हैं। मार्क जकरबर्ग कहता है कि अगर आप एआई के खिलाफ हैं तो फिर आप उन सेफर गाड़ियों के खिलाफ हैं जो आने वाले समय में एक्सीडेंट को रोक देंगे। आप एआई के खिलाफ हैं तो आप उस आने वाले मेडिकल ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी के खिलाफ हैं जो लोगों को पहले ही बता देगा कि आप बीमार पड़ने वाले हैं। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं एआई हमारे लिए सबसे अच्छी और सबसे बुरी दोनों चीजें हो सकती हैं। इलॉन मस्क कहते हैं कि एआई कुछ ऐसा भी कर सकता है हमारा, जैसे आप किसी राक्षस को, बड़े डीमन को आप इनवाइट करने वाले हैं, या किसी डीमन की जगह डेमी गॉड यानी कि दानव या देवता, आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। तो बातें दोनों की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना बेसिकली वो जो हुक्म मेरे आका नहीं बोलता था, जिनी बाहर निकल आता था टेक्नोलॉजी के चिराग से, एक और नया जिनी निकल के आया, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपकी कुछ भी मदद कर सकता है इन्वेस्ट करने में, आपको 24 घंटे का पीए बन सकता है। कोडिंग करनी नहीं आ रही है, खुद करके दे देगा। आप फिटनेस में ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, मैंने भी वजन कम किया, ये खुद करके दे देगा आपको। मेंटल हेल्थ सपोर्ट दे देगा, आपको खाना बनाने में मदद कर देगा, आपका वकील भी बन जाएगा। हर घंटे, हर हफ्ते, पूरा साल, बिना किसी ब्रेक के
हाँ, देखिए अभी तक अगर आप एआई इंटरनेट से जो है ना, पहले फीडेड इंफॉर्मेशन से आंसर ढूंढता था, लेकिन अब जीपीटी आ गया। दोनों में बड़ा फर्क है। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जीपीटी, चैट जीपीटी, ये डेटा को एनालाइज करके नया आंसर बता सकता है। सुनना बात को आप देवी जी, बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं, कमाल हो जाएगा। देखो आप, गूगल क्या करेगा, जो पहले से फीड है वो देगा। चैट जीपीटी क्या करके देगा आपको, जो फीड नहीं है उसमें भी एनालाइज करके नया बना के दे देगा। जैसे मैंने बड़ा बिजनेस सॉन्ग एक सर्च किया, या हम न्यूज 24 चैनल का एक सॉन्ग सर्च करते हैं, तो गूगल ढूंढेगा न्यूज 24 पे या बड़ा बिजनेस पे कोई गाना है कि नहीं है, तो जो है वो दिखाएगा, जो नहीं है नहीं दिखाएगा। लेकिन चैट जीपीटी अपनी लर्निंग के बेसिस पे नया इनोवेटिव सॉन्ग भी बना के दिखा देगा आपको। तो वहीं अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, बात डिसएडवांटेज की है कि सेब अच्छा लग रहा है आपको कि अमरूद अच्छा लग रहा है। आपको हो सकता है सेब अच्छा लगे, मुझे अमरूद पसंद है। अब ये नहीं अपने आप एनालाइज कर, इसकी कोई मॉरल बाउंड्री नहीं है, इसकी कोई एथिक्स नहीं है। इसको ये नहीं पता कि ये ईमानदारी का काम है या बेईमानी का काम है। इसके लिए डेटा इसका विधाता है। तो ट्रेनिंग प्रोग्रामर देगा, सही है गलत है वो उसी को इंप्रूव करता। तो खामियां और खूबियां किसी भी टेक इनोवेशन के अपने पहलू हैं। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, पूरी दुनिया को न्यूक्लियर एनर्जी रोशनी भी दे सकता है और हिरोशिमा नागासाकी की तरह बर्बाद भी कर सकता है। आपको लगता है कि इसका मिसयूज फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन के लिए भी हो सकता है? डिसएडवांटेज की आपने बात की, बट काफी हद तक हमने काफी सारी ऐसी इमेजेस देखी हैं, वो इतनी रियल लगती है कि एआई से आप ऐसा कुछ भी बना के फैला सकते हो और लोग उसको बिलीव कर लेंगे। जी जी बिल्कुल हो सकता है। हाँ, एआई बहुत कुछ कर सकता है। जी, अभी हमने बात की एआई की, आप डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस बता रहे हैं, और अब जो ये सारे कंपटीशन में आ गए हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ये सब, तो इसके बारे में, इसका कंपटीशन के बारे में आपका क्या कहना है? जरूर जरूर, देखिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ये दोनों कॉम्पिटिटर, एक लेफ्ट में एक राइट में। हाँ। दोनों एक डार्ट बोर्ड पर लगे निशाना मारने के लिए, और निशाना इनका एआई है, जो पहले लगा देगा वो जीत जाएगा। गूगल ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सर्च पे, टेक्नोलॉजी पे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे, सॉफ्टवेयर पे, ई कॉमर्स पे काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तैयार करता है। गूगल को आप देखोगे, गूगल $1.3 ट्रिलियन की कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट $2.1 ट्रिलियन की कंपनी है। दोनों अच्छा रेवेन्यू कर रहे हैं, दोनों आगे चल रहे हैं। गूगल सर्च इंजन यूट्यूब पे काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एमएस ऑफिस पे काम करता है। वो गूगल रोबोट्स पे, सेल्फ ड्राइविंग कार की तैयारी कर रहा है, अगले बड़े प्रोजेक्ट बना रहा है, सुपर डिलीवरी ड्रोन की तैयारी कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एआई एमएल की क्लाउड कंप्यूटिंग और एडवांस सर्च इंजन पे काम कर रहा है। आप सुनना कमाल क्या हुआ है, गूगल अभी तक, गूगल में पिछले 10 सालों में बड़ा परिवर्तन ऐसा नहीं आया, क्योंकि सर्च के तरीके वही हैं, पर माइक्रोसॉफ्ट ने गेम चेंज किया। 2019 में $1 बिलियन ओपन एआई में डाला, 2023 में उसने $10 बिलियन ओपन एआई में डाला। गूगल का प्रॉब्लम क्या है, 15-20 साल में तो चेंज नहीं हुआ ना, तो इसलिए उसके जो लिस्ट ऑफ रिजल्ट है वो एग्जैक्ट मैच नहीं करते। जैसे मैंने गूगल पर डाला हिंदू, अब हिंदू डालोगे तो पहले स्पॉन्सर्ड ऐड आएगा, फिर हिंदू न्यूज़पेपर आएगा, फिर हिंदू धर्म आएगा। चैट जीपीटी पर डालोगे आप, जो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो सीधा हिंदुइज्म के रिलीजन पे क्लियर आर्टिकल दे देगा। यानी कि उसकी सर्चेज में रेलेवेंसी घट रही है और चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट की सर्चेज में रेलेवेंसी बढ़ रही है। मान लो आपको 5 कंपनीज का फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए, अब रंजिम जी 5 कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए, गूगल पे आपको 5 का अलग अलग ढूंढना पड़ेगा। चैट जीपीटी में अपने 5 का नाम लिखा, सीधा सर्च, सीधा कंपेयर, सीधा एनालाइज, और अपने आप ही नई टेबल फॉर्म बना देगा। यानी कि गूगल जो है उसमें से देता है, चैट जीपीटी जो है उसमें से निकाल के जोड़ जाड़ के कुछ नया भी बना के दे देता है जो आपको चाहिए। तो ये अभी दोनों ने अपनी अपनी कॉन्फ्रेंस करी थी। माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपनी कॉन्फ्रेंस करी, बहुत ताली बजी। गूगल ने अपनी बार्ड को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया, तो वो $100 बिलियन का उनके में फॉल आ गया, क्योंकि वो उतनी प्रिपेयर्ड नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ा दाव खेला है, उसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, पर डेटा की दुनिया का बादशाह गूगल है। तो पठान है, एक टाइगर है। अब पठान और टाइगर की लड़ाई में कौन बाजी मारेगा, ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि जो यंग वंस हैं, जो मे बी आप अनएम्प्लॉयड पीपल भी, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हाउ दे कैन अर्न फ्रॉम इट? अच्छा, नए जो लोग हैं वो कैसे अर्न करेंगे? जी 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 बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जिस तरह से देखिए तेजी से एआई बढ़ रहा है, एआई का बिजनेस प्रोसेस हर आदमी की जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। बिजनेस और इंडिविजुअल्स को एआई डेली वर्क के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब ये एग्जांपल्स आपको बहुत सारे, अलीबाबा को देखते हैं, यंग जनरेशन के लिए आपने पूछा है। अलीबाबा ने, जो लार्जेस्ट ई कॉमर्स जायंट है, एआई के थ्रू अपने साइट पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है। एप्पल को आप देखोगे, एआई मशीन लर्निंग की हेल्प से आईफोन फेस आईडी के फीचर को बहुत इंप्रूव कर दिया है। अब चाहे एयरपॉड हो, चाहे एप्पल वॉच हो, चाहे स्मार्ट स्पीकर हो, चाहे सब में सीरी आ रहा है, सब में सीरी इंटीग्रेट हो रहा है। हाँ, एक कंपनी है सेल्स फोर्स, हमारा क्लाइंट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सीआरएम कंपनी है। अब सीआरएम सॉफ्टवेयर वो क्या करेगा, सेल्स फोर्स सेल्स के लोगों के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, वो ऑटोमेटिकली ईमेल जनरेट करा रहा है, मीटिंग शेड्यूल करा रहा है, सर्विस में पर्सनलाइज चैट का यूज कर रहा है, सर्विस में कस्टमर को सर्विस भी ऑटोमेटिकली। एयर इंडिया देखो,
कहते हैं कि बहुत पीछे रहते, लेकिन अब चैट जीपीटी से कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने की तैयारी कर रहा है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो उनके पेज पे है या पायलट की जो ब्रीफिंग है वो सब चीजों को इंटीग्रेट कर रहा है। कू हमारे इंडिया का ट्विटर, वो भी क्रिएटर्स को पोस्ट कंपोज करने के लिए, अब नए यूथ की बात कर रहा है, आजकल नए जमाने के लोगों की बात कर, पोस्ट कंपोज करने के लिए हेल्प कर रहा है सीधा। तो इंडिविजुअल्स जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं एआई के साथ, एक जेंटलमैन है, उन्होंने, मैं भगवत गीता पे बहुत वीडियो बनाता हूं, देख के अच्छा लगा मुझे, गीता जीपीटी बना दिया है कि गूगल इंडिया का, हाँ गूगल इंडिया का सॉफ्टवेयर डेवलपर है ये भाई, इन्होंने गीता का एआई के साथ इंटीग्रेशन कर दिया। लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है वो आप डालोगे तो वो गीता से उसका सोल्यूशन निकाल के दे देगा आपको। मैंने ये सुना है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो गीता का कोई भी पेज खोलो, आपको ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। लेकिन अभी आपको ढूंढना पड़ता है ना, अब टेक्नोलॉजी आपको अपने आप दे देगी। आप बताओगे भाई मेरी बॉस मुझे तंग कर रही है इस चैनल में, मैं क्या करूं, तो वो बताएगा आपको। अभी ये छोड़ो, बगीचा कैसे प्लान किया जाता है। एक भाई अमेरिका में प्लान गार्डन यूज कर रहे हैं कि भाई कहां से धूप निकलेगी पूरे साल में, कहां जाएगी, तो मेरे लिए कौन से पेड़ को कहां लगाना चाहिए। स्पेसशिप नासा जो है कि भाई उन्हें हल्का स्पेसशिप चाहिए, स्टिफर चाहिए, स्ट्रॉन्गर चाहिए। अब फोटोग्राफर भी जो आपने बताया, अरे भाई मतलब सारे के सारे काम यूथ आज जो एआई के साथ मिलकर, बस 2-3 साल पहले इंपॉसिबल लगने वाले टास्क थे वो मिनट्स में कर रहे हैं, और वही एफिशिएंटली जो इंटीग्रेट नहीं करेंगे उनको स्किल गैप दिखाई पड़ेगा। जो युवा नहीं कर पाएगा एआई का यूज, उसके करियर का बल्ब हो सकता है फ्यूज। वाओ, वेल सेड। विवेक जी, आपको लगता है कि जो कमिंग जनरेशन है वो एआई का मिसयूज करेगी या फिर उसको प्रोडक्टिव मैनर में यूज करेगी? क्या वो एआई से इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना देगी या फिर उसको स्पॉइल कर देगी? बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, इससे ना नौकरी के भी खतरे आएंगे। 47% नौकरियां अगले 20 साल में एआई के कारण रिप्लेस हो चुकी होंगी। क्वेश्चन ये नहीं है कि फ्यूचर जनरेशन मिसयूज करेगा कि नहीं करेगा, क्वेश्चन ये उनको रेलेवेंट बने रहने के लिए एआई को अपनी लाइफ में लाना ही पड़ेगा। मैं आपको 2-3 अद्भुत बातें बताता हूं। टेक्नोलॉजी से पहले साइकोलॉजी आती है। साइकोलॉजी को समझ के टेक्नोलॉजी बनाया जाता है। या तो टेक्नोलॉजी को आप चला लो, नहीं तो टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्ती चलाएगी, तब दर्द बहुत होगा। वो सीडी, डीवीडी प्लेयर, पेजर, वॉकमैन, रेडियो, फ्लॉपी, ये कुछ साल पहले हमारे साथ रोज यूज होते थे, आज कहीं नहीं है। और अब उसकी जगह क्या आ गए? एलेक्सा, इंस्टाग्राम, स्विगी, फेसबुक, एयरबीएनबी, उबर, ओला आ गए हैं। ये अब रोज यूज होते हैं। थोड़े दिन बाद ये नहीं होंगे। पूछिए कैसे 2050 तक बड़ा चेंज आ जाएगा। आने वाले समय में आपके पास मोबाइल फोन नहीं होगा, स्मार्ट कार्ड होगा एक, वही कार्ड आपका मोबाइल होगा, वही कार्ड आपका डेबिट कार्ड होगा, वही कार्ड आपका क्रेडिट कार्ड होगा, वही कार्ड पे आप चैटिंग सर्फिंग करोगे, उसी कार्ड पे सब कुछ होगा। न्यूज़पेपर जो आता है रोज, अभी आता है आपके घर में, तब आपका उस समय साल में एक न्यूज़पेपर आएगा, और उसी न्यूज़पेपर पे रोज न्यूज बदलेगी। वो अनटियरेबल, अनक्रशेबल ऐसा न्यूज़पेपर होगा कि आप उसको जला नहीं सकते, उसको फाड़ नहीं सकते। वो ब्लूटूथ और वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, उसी पे रोज डिजिटली न्यूज चेंज होती रहेगी। एक साल के लिए रोज पेपर वही, हाँ न्यूज नहीं। आज जो सबसे बड़ी, स्मार्टफोन आपका एकदम ऑब्सोलीट हो जाएगा। रिस्ट बैंड या ज्वेलरी में आ जाएगा, या कान के साथ आ जाएगा, आपकी आंख के अंदर आ जाएगा स्मार्टफोन, सामने स्क्रीन में जाएगी, ऑगमेंटेड रियलिटी। या आप देखो, आप किसी चाइनीज से मिलते हो, ट्रांसलेट करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, एक छोटा सा प्लग होगा जो आपके कान की बाली के अंदर लग जाएगा। आप बोलोगे हिंदी में, उसको समझ में आएगा चाइनीज में, कान में अपने आप। वो बोलेगा चाइनीज में, आपको समझ में आएगा हिंदी में, कान में आपके अपने आप। अमेजोन ने कमाल कर दिया। देवी जी, आपके घर में किचन में आप खाना बनाती होंगी, खाना बनाते वक्त आपने ब्रेड का पैकेट खोला और उसका थैली निकाल के आपने डस्टबिन में फेंका। अमेजोन आपको एक ऐसा डस्टबिन देगा, उसमें डस्टबिन में उसका बारकोड स्कैनर स्कैन कर लेगा, इसकी ब्रेड खत्म हो गई, अपने आप आपके घर भेज देगा ब्रेड। तो डस्टबिन ही स्कैन कर लेगा घर में क्या चीज खत्म हो गई, क्या रह गई, हाँ, और वो अपने आप ही ऑर्डर कर देगा। एप्पल स्मार्ट वॉच जो है ना, वो आज भी हेल्थ स्टेटस बता रहा है आपको। कई लोगों को तो हार्ट अटैक से बचाता है, लेकिन आने वाले समय में एल्गोरिदम्स डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा। एलर्जी, सेंसिटिविटी, स्ट्रेस, आपको हार्ट अटैक, फिजिकल है, सब पहले ही बता दिया जाएगा आपके मोबाइल के द्वारा, या जो आपकी रिस्ट बैंड है। रोबोट आपकी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाएगा जैसे आज मोबाइल फोन आपकी जिंदगी का हिस्सा है। और गाड़ी कोई चलाएगा नहीं 2040 के बाद में। अगर आपको खुद गाड़ी चलानी है तो उसके लिए अलग पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी सारी सेल्फ ड्रिवन हो जाएंगी। पूरा यूएस में सेल्फ ड्रिवन गाड़ियां होंगी 2040 के बाद। अगर आपको चलाने का मन कर रहा है, नहीं आज चलो संडे गाड़ी मैं चलाऊंगा, सेल्फ ड्राइव नहीं, तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो ये एडवांस फॉर्म में टेक बहुत तेजी से चेंजेस लेके आ रहा है, और इंडिया बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका है कि वो वर्ल्ड सुपर पावर बनेगा। आशा करता हूं इस सवाल का अच्छा जवाब जरूर मिला होगा। बिल्कुल, आपने इस 1 मिनट में इतने सारे बिजनेस आइडियाज, स्टार्टअप आइडियाज, आपने फ्यूचर बता दिया। सो दिस वाज अ रियली गुड आंसर। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूंगी लेऑफ्स के बारे में। अभी हम देख रहे हैं इतनी कंपनियां एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं, तो ये फेल कहाँ हो रही है? इतने लेऑफ्स क्यों हो रहे हैं बड़ी से बड़ी कंपनियों में?
देखिए, कंपनी में ले ऑफ निकाला क्यों जाता है, उससे पहले समझते हैं कि कंपनी की कुछ गलतियां हो रही होती हैं। मुख्य रूप से 3 गलतियां मान लेते हैं कंपनी में होती है। पहली गलती जो आगे चल के तकलीफ देगी वो है बिजनेस मॉडल से संबंधित गलती। भाई आपने ऐसी चीज बना दी जो किसी को चाहिए ही नहीं, तो आगे चल के आप तकलीफ में आएंगे। यूजर अनफ्रेंडली प्रोडक्ट बना दिया, आप कस्टमर की नीड को नहीं समझ पाए। बिजनेस मॉडल ऐसा है कि आपको कोई भी आगे कंपीट करके निकाल के ले गया क्योंकि आपका राइट फोकस ही नहीं था और डिफरेंशिएशन आप क्रिएट नहीं कर पाए, आप अलग नहीं ला पाए। इसको बोलते हैं बैड बिजनेस मॉडल, जिसमें आप कस्टमर के फीडबैक को नहीं पकड़ पाए, आपका रेवेन्यू मॉडल कमजोर रह गया। आप एक अपॉर्चुनिटी गैप को नहीं ला पाए, से पकड़ पाए, आपका प्रोडक्ट जो आपने बनाया इसके कारण उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, या आपको लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर यानी कि रिकरिंग रेवेन्यू नहीं था। तो ये पहला कारण है। जब ये नहीं होगा तो आप फंस जाएंगे आगे चल के। तो क्योंकि तब क्या होगा, आपका कैश ग्रोथ प्रॉफिट नहीं आएगा। कैश ग्रोथ प्रॉफिट तभी आएगा जब बिजनेस मॉडल ठीक होगा। दूसरी चीज, अगर आपने बिजनेस मॉडल ठीक भी बनाया थोड़ा, तो ऐसा तो नहीं कि आप पैसे की कमी में चले जाओगे आगे चल के, विच इज कॉल्ड कैश फ्लो एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि ओवर एक्सपेंशन हो जाता है, जितना कर सकते थे उससे ज्यादा खा लिया तो पचा नहीं पाएंगे, कर्जे में चले गए, या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण कैश फ्लो चले गए, या जल्दी प्री मैच्योर स्केलिंग कर लिया, कैश बर्न आउट हो गया, फंड रेज नहीं कर पाए, प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो संभाल नहीं पाए, या स्केल कर दिया बिना टेक्नोलॉजी के तो ज्यादा पैसा लग गया, या इन्वेस्टर के पीछे भागते रहे, कस्टमर हमारे पास आए ही नहीं। तो दूसरा जो कारण है बेसिकली वो ये है कि आप कैश ग्रोथ प्रॉफिट को समझ नहीं पाए। ग्रोथ अलग चीज है कि सेल्स कितनी बड़ी, प्रॉफिट अलग चीज है कि भाई मार्जिन कितना है, और कैश फ्लो है कि जितना पैसा गया उससे ज्यादा रोज आना चाहिए। तीनों में फर्क होता है, इसको बोलते हैं सीजीपी डैशबोर्ड। तीसरी चीज जिसके कारण आगे चल के ले ऑफ करना पड़ता है वो है आपकी मैन पावर की प्लानिंग। आपने गलत आदमी हायर किया, सही ढंग से हायर नहीं किया, विदाउट प्लान हायर किया, प्रोजेक्ट चेंज हो गया, अरे इनको निकाल दो ये काम के नहीं, इनको निकाल दो ये काम के नहीं। आप राइट पार्टनर, राइट को फाउंडर नहीं है तो मैन पावर प्लानिंग गलत करते हैं, या फिर मैन पावर ही आपकी अनट्रेन्ड है, डिसहार्मोनियस टीम मेंबर है तो इसलिए निकालने पड़ जाते हैं, या फिर आप समय के हिसाब से इंप्रूवमेंट साइकिल नहीं ला पाते और इसलिए आप पीछे रह जाते हैं, फिर मैन पावर निकालनी पड़ती है। आप अपनी फेलियर से लर्न नहीं कर पाते। तो बेसिकली 3 कारण है बड़े मोटे मोटे, वो है पहला बिजनेस मॉडल ठीक ना होना, दूसरा कैश ग्रोथ प्रॉफिट को ढंग से प्लान ना कर पाना, और तीसरा मैन पावर की प्लानिंग ठीक ना होना। इसी के कारण फिर ले ऑफ बढ़ने लग जाते हैं। अच्छा, अभी हमने देखा था ये पेटीएम के आईपीओ के साथ भी कुछ दिक्कत हुई थी, तो अब हर कोई पेटीएम यूज करता है। सो व्हाट इज दैट वन थिंग वेयर दीस पीपल आर गोइंग रॉन्ग? पेटीएम जितने शोर में आया उतने जोर में गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 10 साल में पेटीएम एक वर्स्ट परफॉर्मिंग आईपीओ था। मेरे कंपनी के एक लीडर थे हमारे यहाँ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के हेड हुआ करते थे। उन्होंने बेचारे ने अपना पूरा पैसा पेटीएम में लगा रहे थे, एक वीडियो भी बनाया था। मैंने उनको डांटा, गलत कर रहे हो आप। पेटीएम के आने से पहले मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था और मैंने कहा था कम से कम 50% डाउन जाएगा, पर आपको हैरानी होगी मेरी प्रिडिक्शन ओवर अचीव हुई। 75% लोगों का पैसा पेटीएम में डूब गया। बिल्कुल सिंपल है। उसने पेटीएम में सबको बोला पेटीएम करो, पेटीएम करो, पेटीएम करो, पर मैं तो अभी भी पेटीएम ही करती हूँ, वो ठीक है, कंज्यूमर के लिए ठीक है पेटीएम करो, पर इन्वेस्टर को बोला तुम नुकसान भरो, आपको बोला तुम पेटीएम करो। इन्वेस्टर नुकसान भरो और हमारी रिमझिम जेठानी जी तुम पेटीएम करो। चक्कर ये है कि खाली कस्टमर लाने से बात नहीं बनेगी। शेयर मार्केट का बेसिक है एक लॉस मेकिंग कंपनी जो कि ग्रोथ एट एनी कॉस्ट पे काम कर रही है, जिसका इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो या डेट सर्विस कवरेज रेशियो ठीक नहीं है, वो चलेगा नहीं। अब पेटीएम जो है ना एक कंटिन्यूस लॉस मेकिंग कंपनी थी। कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनका कर्जा बहुत ज्यादा होता है और प्रॉफिट, अब जैसे पेटीएम कर्जे में नहीं है, लेकिन पेटीएम के साथ समस्या ये कि इन्वेस्टर का पैसा बहुत ज्यादा, तो ब्याज और प्याज अच्छो को रुला देता है कि नहीं। क से कर्जा, क से कंपनीज को, क से कंगाल बना देता है, ऐसे समझ लीजिए आप। मैं आपको बता देता हूं, भूषण स्टील, लैंको इंफ्राटेक, एसआर स्टील, भूषण पावर, एमटेक ऑटो, जेपी इंफ्रा, इनके ऊपर एक पूरा आर्टिकल आया था बिलियन टू बस्ट। इन सब के ऊपर 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ रुपए तक का कर्जा था, ये पे नहीं कर पाए। तो पेटीएम के गिरने का कारण क्या है समझ लेते हैं। हाँ, जो खुद नहीं कमा पा रहे बाकी को क्या कमा के देंगे। इनके वीक फाइनेंशियल्स हैं और कंपनी के कैश फ्लोज कमजोर रहे, नेगेटिव रहे, हाई ऑपरेटिंग लॉसेस के कारण। दूसरा, कंपनी ओवर वैल्यूड थी, प्रॉफिट में कभी आई नहीं। भाई लगभग 2396 करोड़ का इनका कंसोलिडेटेड लॉस था और फिर भी 2150 रुपए पे लिस्ट हुई, टक 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 गिरती रही। प्रमोटर निकलते रहे, हेज फंड निकलते रहे, रिटेल इन्वेस्टर बाहर निकलते रहे, आईपीओ धड़ाम से रोज नीचे आया, रोज नीचे आया। पेटीएम को लिस्ट इसीलिए करना पड़ा था क्योंकि इन्वेस्टर लोग उनको तंग कर रहे थे, भाई लिस्ट करो, हमको बाहर निकलना है, हमने जो पैसा दिया है जब बाजार में शेयर ट्रेड होगा हम बाहर निकलेंगे। तो आपने चिप्स का पैकेट खाया रिमझिम जी कभी?
हाँ, जिसमें आधी हवा होती है। बस समझ गए अब आप सारी बात। इनकी हालत भी चिप्स के पैकेट वाली, बाहर से लाजवाब, अंदर से खाली। हाँ। अच्छा, और अभी आप शेयर मार्केट की बात कर रहे थे। नहीं, ये नाइका को देखो, आप नाइका के साथ भी तो यही हुआ, खाली पेटीएम नहीं, वो भी 70% डाउन है, जोमेटो हाँ। 57% डाउन है, कैफे कॉफी डे डाउन है, पेटीएम नहीं। हाल फिलहाल में कई आईपीओ लाए, इन्होंने सच का सामना करा दिया। ये स्टार्टअप फंडिंग पे फोकस करते हैं और प्री वैल्यूएशन के प्रेशर में इन्वेस्टर इनकी बाद वैल्यूज को खत्म कर देते हैं। जी सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। मैं वही उसका आपने ये जो बताया कि ये इंटरेस्टिंग है कि ये सारे जितने भी ब्रांड्स हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इस्तेमाल होते हैं, बट आप जो उसके इन्वेस्टर्स वाले उसकी सच्चाई बता रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग। बट मैं ये बात कर रही हूँ, आप शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं। अब शेयर मार्केट की हर कोई बात करता है, लेकिन समझ में किसी को नहीं आता। मुझे भी शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि कभी कभी लॉस में चले जाते हैं और कभी आपको बहुत प्रॉफिट मिल जाता है। सो हाउ दिस वर्क्स, आई वांट माय व्यूअर्स टू नो दिस। देखिए, ये बात आपकी सही है, ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। इंडिया में केवल अभी भी 3.5-4% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पर हाँ। अमेरिका में 55% लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट, ऑस्ट्रेलिया में 40%, यूके में 33%, जापान में 30%। इंडिया में अभी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं। आज शेयर मार्केट को मैं समझना आसान कर देंगे, 5 पॉइंटर पकड़िए, समस्याओं का समाधान कर देंगे। पहला पॉइंट क्या है? देखो, पहला मैंने आपको फाउंडेशन समझा दिया, कैश ग्रोथ प्रॉफिट। जिस कंपनी का कैश फ्लो खराब है, जिस कंपनी में लगातार हर महीने हर साल ग्रोथ नहीं हो रही है, और जिस कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, वहां तो इन्वेस्ट करना ही नहीं। दूसरा, अब शुरू करते हैं। अब ये तो फाउंडेशन था, 5 पॉइंट ले लेते हैं ताकि आपको शॉर्ट में पूरा ज्ञान मिल मुझे जाए। एक याद आ रहा है, मैं एक शो करती हूँ जिसका नाम है रिमझिम के 5 पॉइंट्स, और उसमें मैं कोई भी टॉपिक के 5 पॉइंट्स बताती हूँ। तो ये मुझे बिल्कुल अपना सा लग रहा है कि आप 5 पॉइंट में बताने वाले हैं शेयर मार्केट की सच्चाई। प्लीज। तो अब हम आपके साथ कनेक्ट कर गए। देखिए, 5 में ही बताते हैं हम भी आपको। हम ये विवेक बिंद्रा के 5 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसका कम से कम 11 साल का हो सके तो ट्रैक रिकॉर्ड बाजार में मिलना चाहिए। ठीक है। यानी कि उसने इकोनॉमिक साइकिल के अप्स एंड डाउन 11 साल में देखे हो। 11 साल में कहीं तेजी भी देख ली हो, मंदी भी देख ली हो, और उस दौरान वो कभी इलीगल एक्टिविटी में ना घुसा हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पूरा मिल जाए, 11 साल की कम से कम ऑपरेटिंग हिस्ट्री मिल जाए, उसको एनालाइज कर सको। जैसे आयशर है, आयशर 73 साल से चल रही है। तो अब अगर आज से 11 साल पहले देखोगे, वो 135 पे ट्रेड कर रहा था, आज 3000 पे ट्रेड कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया भाई, ग्रोथ है। ब्रिटानिया देखो, 129 साल पुरानी कंपनी है, 130 साल पुरानी कंपनी है। 2011-12 में वो उस समय वो 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, आज 4200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो आपने पिछले कुछ सालों में अगर चाहते हो एक पॉजिटिव आज, तो याद रखिए थोड़ा 11 साल का इतिहास। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कंपनी की जो ग्रोथ है वो जीडीपी की ग्रोथ के मुकाबले 2 गुना ग्रोथ होनी चाहिए। यानी कि जितनी तेज देश ग्रो कर रहा है, उससे 2 गुना 3 गुना ग्रो करना चाहिए। जीडीपी है कि भाई एक साल में देश एक साल में कितना ग्रो कर कितना माल बेचता है पूरा का पूरा देश, एक साल में कितने का सेल्स कर रहा है। कंपनी की ग्रोथ तो जब जीडीपी की ग्रोथ से ज्यादा, यानी कि कंपनी देश की ग्रोथ से ज्यादा डबल रोड पे ग्रो कर रही है ना। अभी जैसे उदाहरण के रूप में हमारे देश अगर 5% पे ग्रो कर रहा है, तो कंपनी कम से कम 10% पे 2 गुना ग्रो करनी चाहिए। मैं रैडिको खैतान का एग्जांपल देता हूं। देश की जीडीपी 6% थी, रैडिको खैतान की जीडीपी 23% थी। क्षमा चाहता हूं, जीडीपी कह रहा हूं, कंपनी ग्रोथ। तो देश ग्रो कर रहा है 6% पे, रैडिको खैतान ग्रो कर रहा है 23% पे, और 11 साल से ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब भैया कंपनी ठीक है। तीसरा पॉइंट, कंपनी जो चला रहा है उस पर नजर जरूर रखो, उसको बोलते हैं लीडरशिप। क्या उन्होंने कोई एंट्री बैरियर बनाया? उनके प्रमोटर का बैकग्राउंड देखो, लोग कैसे हैं, उनका फोरकास्ट अचीव होता है नहीं होता, वो खुद तनख्वाह कितनी लेते हैं, ऐसा तो नहीं खुद बहुत मोटी तनख्वाह ले जाते हो, पैसा अपने घर पे ले जाते हो, है ना। क्या वो अपनी हर कॉल पे अवेलेबल रहते हैं? क्या ऐसा तो नहीं अपनी रिश्तेदारी में पैसा बांट रहे हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अकाउंट्स उनके ठीक हैं? क्या ऐसा तो नहीं उनके चक्कर में उनकी लीडरशिप बार बार छोड़ के भाग जाती हो? अरे लीडरशिप बार बार छोड़ के भाग जाती हो। क्या ऐसा तो नहीं कि उनके यहाँ कोई ईमानदारी पर सवाल उठते हो, कॉम्पिटेंट है, पैशनेट है, ये नहीं कि 10 धंधों में लगे पड़े हैं, इसको बस ऐसे किसी के हाथ में दे रखा है। अगर मैनेजमेंट ठीक होगी तो बात बनेगी। चौथी चीज, प्रमोटर का 51% अगर स्टेक है, उसका इंटरेस्ट बना रहेगा। अगर जो मालिक है कंपनी का, उसका खुद का ही 5-10% रह गया है, 95-90% दूसरों के पास है, उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर उसके हाथ में कंपनी की हिस्सेदारी आधी से ज्यादा है, 51% से ज्यादा है, तो इससे उसका फोकस बना रहेगा, हर एक्टिविटी पे ध्यान देगा, विजन लोगों को समझाएगा, बड़ा मोटिवेटेड रहेगा और डिसीजन खुद लेगा। नहीं तो अगर 7 अलग अलग घोड़े अलग अलग दिशाओं में एक रथ को ले जा रहे हो, तो रथ उल्टा होएगा ही होएगा। तो डिसीजन लेने वाला एक ही इंसान हो। 5वां पॉइंट, जैसे रिमझिम के 5 पॉइंट, मेरा 5वां पॉइंट, कंपनी का रेवेन्यू और उसका यूनिट सेल, ये दोनों 10% से ज्यादा बढ़नी चाहिए। दोनों में फर्क है। मान लो डाबर कंपनी है, उसके जूस के डब्बे ग्रो कर रहे हैं, भाई पिछले साल बेचे थे 100 डब्बे, इस साल बेच रहे हैं 105, तो वो 5% ग्रो किए। रेवेन्यू
पिछले साल 100 था, इस साल 110, वो 10% ग्रो किया। हम कह रहे हैं दोनों ग्रो करने चाहिए, क्योंकि इसमें चालाकी हो सकती है। बट डब्बे ज्यादा नहीं बिके, लेकिन महंगे करके बेच दिए। या हो सकता है डब्बे बहुत ज्यादा बिक गए पर सस्ते करके बेचे तो रेवेन्यू नहीं आया, है ना। आपने 10 रुपए के जूस को 7 रुपए का बेच दिया तो बहुत ज्यादा लोगों ने ले लिया, लेकिन रेवेन्यू 30% कम हो गया। तो बात यह है कि कंपनी का दोनों चीजें बिकनी चाहिए। जैसे मारुति सुजुकी है, गोदरेज कंज्यूमर है, इन लोगों का हर साल यूनिट, उनकी गाड़ी मारुति की और टोटल रेवेन्यू, ये दोनों 10% ज्यादा ग्रो करता है, तो इसलिए सेफ रहता है। अच्छा, आपने ये बहुत ही अच्छे से इन 5 पॉइंट्स में जो शेयर मार्केट समझाया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यंग पीपल मोस्टली, और जिनके पास कोई काम नहीं होता है, तो वो ढूंढते हैं कि हम कोई जरिया ढूंढ ले पैसे कमाने का। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अनएम्प्लॉयड पीपल को, जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनको क्या करना चाहिए? बेरोजगार लोगों को, अनएम्प्लॉयड लोग, पहला चीज भाई दिल पे मत लो इस बात को। अपने पे ट्रस्ट रखो, हाँ, हाँ, थोड़ा फ्यूचर पे फोकस रखो, हाँ, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखो और अपने पुराने नेटवर्क को टैप करते रहो, जिसको भी आप पहले से जानते थे। और नौकरी ढूंढने को भी एक नौकरी की तरह देखो। ये नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, कहां ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं अभी तो वो नेटफ्लिक्स पर लगाए थे मिर्जापुर, बबलू भैया देख रहे थे, नौकरी नहीं है तो थोड़ा आराम कर ले। नहीं, जैसे नौकरी आप सुबह 10 से शाम 6 बजे तक करते हो, वैसे ही नौकरी ढूंढने के काम को भी नौकरी की तरह सुबह 10 से शाम 6 तक करो। सुबह 10 बजे नौकरी ढूंढना चालू करो, शाम 6 बजे 1 घंटे की लंच ब्रेक ले लो बीच में। ये नहीं कि मतलब नौकरी नहीं है तो आप मिर्जापुर लगाए बैठे हैं, आश्रम की अगली सीरीज कब आ रही है। दूसरा, अपने रेज्यूमे को बढ़िया बनाइए और पुराने लोगों से रिश्ते खराब करके नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। डोंट बर्न योर ब्रिजेस। मैं ये बताऊंगा, जिस नौकरी को आप ट्राई कर रहे हो, उस जहां इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहां की रिसर्च करके जाओ, उनका विजन, मिशन, लीडरशिप, उनकी वेबसाइट, उनका सोशल मीडिया, उनका माउथ शट, ग्लास डोर, सब देख के जाओ। बढ़िया से अपने रिज्यूमे को तैयार करो। ये नहीं कि रिज्यूमे बहुत लंबा बना दूंगा, 10 पेज का रिज्यूमे, तो सामने वाला नौकरी दे ही देगा। नहीं, रिज्यूमे को ऐसे बनाओ, बुलेट पॉइंट में होना चाहिए, 20 सेकंड में समझ में आ जाए, ज्यादा लंबी कहानी ना लिखिए। जहां जॉब करने जा रहे हो उनका KPI अच्छे से समझो। जो इंटरव्यू लेगा उसकी भी रिसर्च करके जाओ, उसका भी लिंक्डइन में प्रोफाइल पढ़ो। भैया इंटरव्यू ले कौन रहा है, पूछ लो पहले। इंटरव्यू ले रही स्वाति वर्मा, तो उनका पूरा प्रोफाइल पढ़ के जाओ, क्या करने वाले, है ना। और जब आंसर दोगे तो बड़ी ओनरशिप वाले, एक्शन वाले, स्मार्ट वर्क वाले, इंट्राप्रेन्योर हूं मैं, टास्क फोकस्ड हूं, कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, सेल्फ स्टार्टर हूं, बात ऐसी करो, तब बात बनती है। हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल पढ़ के जाना कि क्या होने चाहिए। और एक चीज और है, जो इंटरव्यू ले रहा है ना, वो आपसे सवाल पूछता है। जिस दिन आप इंटरव्यूअर से क्या सवाल पूछना है वो सीख गए तो गेम चेंजर। देखो, ज्ञान क्या होता है, सही आंसर देना, पर बुद्धिमान वो होता है जो सही सवाल पूछ सकता है। सही आंसर तो लोग दे देते, सही सवाल पूछना नहीं आता है कि नहीं है। सैलरी नेगोशिएशन के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, उनको बोलो मैं वैल्यू क्रिएट करता हूं, गेम चेंज होगा। अच्छा, 1-2 क्या सही सवाल पूछे जा सकते हैं? पहला, हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने भाई। 1-2 सवाल ये पूछने चाहिए आपको कि आप इस रोल के द्वारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, आप इस रोल के द्वारा क्या गोल अचीव करना चाह रहे हैं, आप मुझसे एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करते हैं जो आपको पूरा सेटिस्फैक्शन देगा अगर मैं अचीव कर लूं तो। आप उनसे सवाल पूछिए, उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उनका गोल स्टेटमेंट, उन पीछे क्या प्रॉब्लम रही, उनका आगे क्या गोल है, ये 2 चीज डिफाइन करके फिर अपना आंसर दोगे ना, बोलेगा भैया ये तो बिल्कुल कड़क आदमी सही मिल गया, हम ढूंढ ही ऐसा आदमी रहते। धन्यवाद। राइट। तो अच्छा, इसी से याद आया कि अनएम्प्लॉयड पीपल, अब हर कोई कंटेंट बना रहा है यूट्यूब पे, रील्स पे, शॉर्ट्स पे, हाँ, हर कोई अपने फोन पर है, हर कोई कुछ ना कुछ देना चाहता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि इतना ज्यादा लोग फोन पर है, इतना ज्यादा कंटेंट है, हर कोई रील बना रहा है, हर कोई इन्फ्लुएंसर बन जा रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हाँ, एक बार क्या हुआ, एक बार जज साहब के सामने एक मुजरिम खड़ा विटनेस बॉक्स में। हाँ, तो जज साहब बोले मैं तुमको फांसी की सजा सुना रहा हूं, हाँ, तो कोई आखिरी इच्छा। तो वो मुजरिम बोला, जी जज साहब, आखिरी इच्छा ये है कि मैं यूट्यूबर हूं, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आज के समय में अगर आपके कंटेंट में इंटेंट नहीं है तो आपके करियर में डेंट है। तो पर्पस पहले डिफाइन करो कि मैं कंटेंट क्यों बना रहा हूं। ये खाली कंटेंट क्रिएट नहीं करना, दुनिया की जिंदगी, लोगों की जिंदगी बदलनी है। कहते हैं कि शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के नहीं है हाथ और पांव, उसी शब्द में है औषधि, उसी शब्द में बन सकता है घाव। इसके नहीं है हाथ और पांव। पीपल डोंट नो, दे फॉरगेट व्हाट यू सेड, दे फॉरगेट व्हाट यू डिड, बट दे डोंट फॉरगेट हाउ डू यू मेक देम फील। महसूस कैसा कराते हैं, कनेक्ट कितना कर पाते हैं। तो कंटेंट जब बनाते हैं ना, वो कंटेंट में अनयूजुअल यूजफुल इंफॉर्मेशन तो लोग देखेंगे।
बार बार बात को रिपीट मत करो, इंस्पिरेशनल इंफॉर्मेशन विदाउट रेपिटेशन। आप पावरफुल ओपनिंग और क्लोजिंग दो, थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करो और बॉडी लैंग्वेज से बात करो, वर्बल विजुअल वोकल आपका। लेकिन जिसके लिए बना रहे हैं उसका नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन समझ के रखो, उसी एजेंडा पे काम करो, आपका कंटेंट बढ़िया बनेगा। पहले इंटेंट आएगा फिर कंटेंट आएगा, पहले बैकग्राउंड आएगा फिर फोरग्राउंड आएगा, पहले फ्रूट्स बाद में, पहले रूट्स हैं। धन्यवाद। तो अच्छा, अब आपके बड़ा बिजनेस का मोटिव है एंटरप्रेन्योर्स बनाना, तो मेरा सवाल इसी के इर्द गिर्द है कि व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर तो कैसे एक सक्सेसफुल टीम को बिल्ड किया जाए? ओके, सक्सेसफुल टीम को कैसे बिल्ड किया जाए? यस। देखिए, पहले रूल क्या है, ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, कैच पीपल डूइंग रॉन्ग थिंग्स। ओए गलती किया पकड़ लो उसको, ओए गलती किया पकड़ लो, ये देखो ये गड़बड़, अरे मैं कब से कह रहा हूं गड़बड़, ये हमेशा गड़बड़ करता। तो ये कैच पीपल डूइंग रॉन्ग थिंग, इसकी जगह करो कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स। अरे इसने कितना अच्छा किया, अरे इसने कितना अच्छा किया, अरे बहुत बढ़िया, ओ छा गया। जिस व्यवहार को दोगे पुरस्कार, उसी व्यवहार को दोहराया जाएगा बार बार। एन एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। सो ऐसा मत डांटो एम्प्लॉय को कि वो आप ही का इंटरनेट का इस्तेमाल करे अपनी नई नौकरी ढूंढने के लिए। हाँ, तो अब आपने पूछा मैं एम्प्लॉयज को कैसे आगे बढ़ाता हूं, कैसी टीम बनाता हूं। देखिए, हर आदमी इक्वल नहीं है। मेरे लिए एक ही रूल है, मेरिटोक्रेसी 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 मेरिटोक्रेसी। हम मेरिट पे आगे बढ़ाते हैं, आर पे काम करते हैं, क्वार्टरली अवार्ड, चेयरमैन अवार्ड, मंथली अवार्ड, ये अवार्ड। हम उन लोग को अलग सैलरी हाइक भी मल्टीफोल्ड देते हैं उनको। हम लोग गोवा, दुबई, कार, बोनस, सेलिब्रिटी स्टेटस, हम सब टैलेंट को रिटेन करने के लिए एक ही चीज है कि उसकी परफॉर्मेंस से लिंक क्या कर सकते हो। पेड वेकेशन परफॉर्मेंस पे, बोनस परफॉर्मेंस पे, ईसॉप परफॉर्मेंस में, लोन असिस्टेंस परफॉर्मेंस में, फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग परफॉर्मेंस में, छोटी छोटी सक्सेस आपकी सेलिब्रेट करेंगे परफॉर्मेंस में, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर परफॉर्मेंस में, ऑन द स्पॉट इंसेंटिव परफॉर्मेंस में, टाइमली सैलरी अप्रेजल प्रमोशन तो हमेशा ही चाहिए। टाउन हॉल मीटिंग में परफॉर्मेंस को आके बताएंगे। कॉफी विद द सीईओ, लंच विद द बॉस होगा, परफॉर्मेंस पे होगा। उनको ट्रॉफी देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, परफॉर्मेंस पे देंगे। उनका मंथली लिंक्ड पार्टी कर देंगे, आउटिंग कर देंगे, स्पोर्ट्स इवेंट कर देंगे, परफॉर्मेंस पे। मोटिवेशनल मूवी दिखाएंगे, परफॉर्मेंस पे। उनकी फोटो केस स्टडी सोशल मीडिया पे डालेंगे, परफॉर्मेंस पे। सामने वाले को समझ में आने लग जाता है भाई ये लॉयल्टी पे भी बोनस देते हैं। मैंने अगर कंपनी का खर्चा घटाया, ये मेरे को अवार्ड देंगे। कंपनी में क्वालिटी बढ़ाई, अवार्ड देंगे। कस्टमर सर्विस बेहतर करी, अवार्ड देंगे। स्टार परफॉर्मर को हम लोग बाजार में भेजते हैं, जब हमारे को अवार्ड मिलता है वो अवार्ड लेके 100% अटेंडेंस है, पंक्चुअलिटी है, उस पर अवार्ड देंगे, इंसेंटिव देंगे। अगर इसको ठीक से अपना लिया, प्रोडक्टिविटी अपने आप समझ में आ जाएगी भाई ये कंपनी मेरिट पे काम करेगी। मेरिटोक्रेसी, हमारे गांव से आए हैं, इनको लगाए लीजिए। हमारे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि नहीं। हाँ, ये तो सिस्टम बड़ा सिंपल है, परफॉर्मेंस पे सारा काम करेंगे। और इससे, और कई कबार एम्प्लॉयज खुद भी अपने पर्सनली काफी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो एक एंटरप्रेन्योर, एक लीडर होने के नाते हर कोई सोचता है कि इनकी फ्रस्ट्रेशन को कम करके प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। सो आई थिंक दैट वाज द आंसर। अच्छा, अब मैं ना कुछ आपसे कुछ रैपिड फायर, कुछ छोटे छोटे मोटिवेशनल मंत्रास लेने वाली हूँ एक दो सवालों पर। तो मेरा पहला सवाल है कि एक मैंने सवाल पूछा एंटरप्रेन्योर के नाते से, अब मैं पूछ रही हूँ एम्प्लॉय के नाते से कि बॉस को कैसे खुश किया जाए और जो ये ऑफिस पॉलिटिक्स है उसके साथ कैसे डील किया जाए। देखो, बॉस जो है कभी डांटेगा, कभी उत्साह बढ़ाएगा, प्रशंसा में उछले नहीं, फटकार में फिसले नहीं। तो बैलेंस बनाना सीखो। बॉस को ना कनेक्ट करो, कन्विंस मत करो। लोग बॉस को कन्विंस करने में लगे रहते हैं, कनेक्ट करो। अरे कनेक्ट करेंगे कैसे? बॉस का नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न समझ के, है ना। जब बॉस के साथ एक राइट रिलेशनशिप होगा और आप अपने पोटेंशियल से बाहर जाओ, वो नहीं कि भैया रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। आपको क्या है, देखो कृष्ण कहते हैं गीता में, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। जो when you give more than what you get, soon you get more than what you gave. जब आपको 100 रुपए आपको मिला और आपने 200 का काम कर दिया, तो जल्दी ही आपको वो जो 100 मिला था वो 200 बन जाएगा। बड़ा जरूरी है कि ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचना है ना आपको, तो अपने गोल पे फोकस रखो। अपने बॉस को जो है जबरदस्ती मक्खन नहीं लगाना है। हाँ, मैंने एक बार एक आया था हमारे पास, बोलो हमारे ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स है सर। मैंने कहा काम करो, एक चम्मच लेके आओ, नींबू लेके ले आया। चम्मच रखो मुंह में, इसके ऊपर रखो नींबू। मैं कहा नींबू गिरना नहीं चाहिए, ऑफिस के 5 चक्कर लगा के दिखाओ। वो धीरे 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 पूरा 5 चक्कर लगा के आया। मैं कहा जब 5 चक्कर लगाया, बताओ रास्ते में कितने लोग पॉलिटिक्स करते देखे थे? बोला कोई नहीं, रास्ते नींबू देखे कि पॉलिटिक्स देखे? मैं नींबू गिरना जाऊं उस चक्कर में था, देख नहीं पा। मैं कहा यही तो बता रहा हूं, अभी तुमने नींबू पे फोकस किया, पॉलिटिक्स नहीं दिखी। ऐसे ही जब अपने गोल पे फोकस करोगे, पॉलिटिक्स नहीं दिखेगी। और जब गोल पे फोकस नहीं, तो बाहर गुप्ता टी स्टॉल पे बैठ के सब बतियाए रहे हैं, तेरे को मालूम इसका इससे चल रहा है, वही दिक्कत आ रहा सारा का सारा, है कि नहीं? ये कि अपने ब्लिंकर्स ऑन रखो।
हाँ हाँ, बहुत खूब, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है कि ये हम्म 5 साल में करोड़पति बनने वाला कौन सा फॉर्मूला है? एवरीबडी कीप्स थिंकिंग कि हम 5 साल में ये कर देंगे, 5 साल में, तो करोड़पति कैसे बना जाए 5 साल में? रिमझिम जी, देखो इसका मैं आंसर अलग तरीके से दूंगा। ठीक है। पहला कि मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन ही बदल देना चाहिए। अच्छा। क्यों बदलना चाहिए, देखिए मैं आपको जस्टिफाई करके बताता हूं। हालांकि आपने पूछा है तो सम्मान है, लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग मानना है इस विषय में। क्या है, करोड़पति बनने पे फोकस मत करो, कस्टमर की इनकन्वीनियंस को पकड़ने पे फोकस करो। अगर एम्प्लॉय हो तो बॉस की इनकन्वीनियंस पकड़ने में फोकस करो। देखो, आप जब छोटी थी ना, उस समय आपकी दादी जो थी पहले, वो उखली में मोसल लेकर के नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, जीरा, गरम मसाला सब कूटती थी। बाद में आपने देखा कि आपकी मदर प्रीमिक्स मसाले यूज करने लगी। राइट। अब आपका समय आ गया, आप रेडी टू ईट डिशेस लेने लग गई। अभी आपका आगे विवाह होगा, बच्चों का जमाना आएगा तो रेडी टू ईट रोटी राइस भी मंगाएंगे, रेडी टू ईट समोसा, पकोड़ा, टिक्की, कबाब भी मंगाएंगे। कि क्या है, कस्टमर की इनकन्वीनियंस को पकड़ो और प्रोडक्ट तैयार करो, करोड़पति बनोगे। बेबी केयर में देखो, अभी माँ जब बच्चे को दुग्ध पान कराना चाहती है, स्तनपान कराती है, उसके लिए अलग प्रकार के वस्त्र आ गए, उनको लेके मॉल में पहन के जाती है ना। मुझे याद है जब शादी हुई थी तो बॉटल स्टरलाइज करने में लगे रहते थे बच्चा होने पे, तो बॉटल स्टरलाइजर आ गए। कितना यंग कपल जो बेचारे मेट्रोपॉलिटन सिटी में अकेले रहते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो देखते देखते हमने देखा मीट के सब्स्टिट्यूट आ गए। अगर आपको नॉनवेज नहीं खाना है तो वेजिटेरियन मीट भी आ गया, ऐसा बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन। जो महिलाएं घर में कुकिंग करती, कट 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 कट, उनको प्याज काटना, उंगली कट जाती है तो फिंगर गार्ड आ गए। ये सब जो चीजें आ रही है, रेडी टू वेयर प्री स्टिच साड़ी, मुझे नहीं पता आप साड़ी पहनते हैं कि नहीं पहनते, लेकिन अभी अगर आपको लगता है कि यार मैं ऐसे 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 फोल्ड करके जब अंदर डालना होता है तो फोल्ड खराब हो जाते हैं, तो मेरे को इसलिए याद है, मैं धोती पहनता था सुबह सुबह मंगल आरती से पहले, ऐसे 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 लपेट के फट से पहन लेता, मेरे को स्पीड तेज थी। लेकिन क्या अब लेडीज के लिए प्री स्टिच साड़ी आ गई है ना, आपका वेलक्रो वाली कमीजें आ गई, शर्ट्स आ गई हैं। क्या है ये सब, कस्टमर की कन्वीनियंस। आज जो लोग बेचारे विजुअली इंपेयर्ड है, उनके लिए वॉकिंग स्टिक ऐसे नहीं अंधे की लाठी, अरे नहीं भैया, आज जो लाठी है उसमें वो लाठी स्टेप्स भी काउंट करती है, मेडिसिन भी रिमाइंड कराती है, कहीं गिरने का खतरा पहले बता देती है, आपको डायरेक्शन देती है, आपको सामने पत्थर है पहले बता देगी लाठी, इमरजेंसी अलार्म भी देगी, लाठी में टॉर्च भी है, लाठी में नेविगेशन भी है, लाठी में म्यूजिक भी चल रहा, हम किस गली जा रहे हैं, लाठी में यूएसबी भी है। तो ये जो है एल्डरली और विजुअली इंपेयर्ड, ये क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसी से हुआ है। अब आपके तो बाल सुंदर है, लंबे हैं, घने, लेकिन अगर किसी के छोटे हैं, उसको कहीं शादी में जाना है तो हेयर एक्सटेंशन आ गए उसके, है कि नहीं। तो ये जो है ना, करोड़पति बनने में मत लगो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस करो, है ना। कंज्यूमर की नीड्स को समझ के हाँ, अब देखो, इंश्योरेंस पहले भी बिक रही थी, पर कंफ्यूजन थी कौन सी लूं, तो पॉलिसी बाजार आ गया। होटल पहले भी थे, लेकिन कौन से में कमरा ठीक रेट पे मिलेगा, ट्रेवैगो आ गया। अब ये देखो ना कि भाई, मैंने चश्मा पहले भी बनता था, लेकिन अब घर पे आके बनता है, लेंसकार्ट आ गया। रियल एस्टेट पहले भी बिकता था, पर अब मोबाइल पे प्रॉपर्टी ढूंढ लेता हूं, मैजिक ब्रिक्स आ गया, है ना। स्किल्ड प्लम्बर होता है, कौन कारपेंटर होता है, मसाज करने वाला होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, एसी ठीक करनी, सब पहले भी थे, लेकिन अर्बन कंपनी आ गई। तो इन सब ने आके कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करी, इसको कन्वीनियंस दिया, कस्टमर पे करने को एक्स्ट्रा भी तैयार है, एक्स्ट्रा देगा आपको, आप करोड़पति 5 साल में बन जाएंगे। अच्छा, अभी जस्ट मेरे जहन में ये चीज आई कि क्या सिर्फ एंटरप्रेन्योर बन के पैसा कमाया जा सकता है, लाइक करोड़पति बना जा सकता है, कि कहीं नौकरी करके भी आप वो मुकाम पा सकते हैं? ये जस्ट केम टू माय माइंड। लग रहा है अपने लिए सोच रही हैं आप, तो मैं जवाब दे देता हूँ। मैं वही सोच रही हूँ, अभी आपने मुझे इतना ज्ञान जैसे, ओके। आप बिल्कुल ठीक, देखिए, एक होता है एंटरप्रेन्योर, एक उसके बीच में होता है इंट्राप्रेन्योर, और एक होता है एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय नॉर्मली करोड़पति आसानी से नहीं बनता है। एम्प्लॉय से जब वो इंट्राप्रेन्योर बन जाता है, यानी कि वो एम्प्लॉय भी है लेकिन बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हुआ है, तो उस कंपनी का मालिक उसको शेयर्स भी देता है, ईसॉप्स देता है, उसको हिस्सेदारी देता है, उसको मार्जिन्स देता है, उसको इंसेंटिव्स देता है, उसको वेरिएबल्स देता है, उसको बोनस देता है, क्योंकि वो इंट्राप्रेन्योर है। वो एंटरप्रेन्योर की तरह सोचता है और सैलरी एम्प्लॉय के अलावा शेयरिंग में बेनिफिट ले लेता है। तो ऐसा आदमी पक्का करोड़पति बन सकता है। अच्छा, एक और चीज की, एक या तो आप एंटरप्रेन्योर हैं या आप एम्प्लॉय हैं, पर बहुत मुश्किल होती है 24/7 मोटिवेटेड रहने में, 24/7 प्रोडक्टिविटी लाने में। इसका कोई आप इलाज बताइए। अच्छा, देखिए, इसके लिए क्या है, आपको फायर ऑफ फोकस चाहिए। हाँ। फायर ऑफ फोकस क्या होता है, आग सीने में होनी चाहिए, आग पीछे नहीं होनी चाहिए। पीछे लगाओगे तो जल जाएगा, सीने में लगाओगे तो इतिहास रच देगा। पर वो आएगा कैसे, उसमें दिमाग में क्लैरिटी चाहिए। वॉरेन बफे का
टू लिस्ट स्ट्रैटेजी होता है। हम्म, पहला स्टेप क्या, आपने 20 गोल लिख लो, ठीक है, और दूसरा स्टेप क्या, उसमें से 15 डिलीट करके खाली 5 पे फोकस करो। ओके, तो जब आपने पहले 20 लिखे, सारे लिख दिए, उसमें से 15 को डिलीट करके 5 ही सिलेक्ट किए, तो ये है आपके लिए फोकस प्रोडक्टिविटी लाने का मंत्र। इसको एबीसी भी बोलते हैं। ये 5 करूंगा और इन बाकी अगले 5 को मैं डेफर या डेलीगेट कर दूंगा, और बचे हुए 10 को मैं डिले और डिलीट कर दूंगा। डू डेफर डिलीट डिले डिलीट, क्षमा चाहता हूं, दोबारा बोलता हूं, डू डेफर डिले। डू डेफर डिले का मतलब क्या, या डू डेलीगेट डिले का मतलब क्या, ये मैं करूंगा, ये कराऊंगा, ये हटाऊंगा, ये करूंगा, ये कराऊंगा, ये हटाऊंगा। जो मैं करूंगा उससे फोकस आ गया पूरा का पूरा, प्रोडक्टिविटी आ गई पूरी की पूरी। इसको एमआईटी बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। एमआईटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे काम करूंगा ही नहीं मैं। आज मेरे साथ में एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बहुत बड़े आदमी बैठे हुए थे दिन में, तो वो उनके साथ यही बात हो रही थी कि बहुत बड़ा ज्ञान ये होता है कि मुझे क्या नहीं करना, जब उसका ज्ञान आ जाता है उसको बहुत बड़ा ज्ञान बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क करना है, बाकी चीजें नहीं करनी है मुझको। आप जैसे एंटरप्रेन्योर है या कोई लीडर है, उसको भी थीम डे बना देना चाहिए। आज का दिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, आज का दिन मैं मंगल बुधवार मार्केटिंग सेल पे, वीरवार बिजनेस एक्सपेंशन पे काम करूंगा, शुक्रवार एचआर रिक्रूटमेंट पे काम करूंगा, शनिवार फाइनेंस एंड फीडबैक पे काम करूंगा, संडे को मैं छुट्टी करूंगा, फिर मंडे को मैं मैनेजमेंट रिलेटेड इशू और पेंडिंग इशू पे काम करूंगा। आप थीम बना लो एक दिन का, और हो सके तो मीटिंग को छोटी रखो, स्टैंड अप मीटिंग रखो, क्योंकि जब बैठोगे टेबल में चाय कॉफी आएगी, नाश्ता आएगा, भैया चिप्स के साथ देख तो चटनी नहीं लाया है इस बार, तो उसमें 34% 40% टाइम ज्यादा लग जाता है। खड़े खड़े मीटिंग कर लो, हाँ जी बताइए बताइए क्या चल रहा हो, वेरी गुड फट 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 मीटिंग खत्म कर लिया, है कि नहीं? वो तेज होता है। और हो सके तो थोड़ा टेक्नोलॉजी ले आओ, टेक्नोलॉजी ले आओगे ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी रहेगी। हाँ, डिसीजन ऑटोमेशन हो जाएंगे, है ना, सेल्स फोरकास्टिंग पे, बिलिंग पे, फाइल स्टोरेज पे, एचआर में तो अप्रेजल्स पे, डेटा एनालिसिस पे, ऑर्डर मैनेजमेंट पे, टैक्स मैनेजमेंट, इन सब पे टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी मदद करती है। पर एक रूल जो मैं फॉलो करता हूं उसको बोलता हूं एमसीडी, यानी कि मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन। इतना तो करूंगा ही करूंगा, इतने कदम रोज चलूंगा ही चलूंगा, इतने पेज रोज पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, इतना घंटा मैं परिवार के साथ बिताऊंगा ही बताऊंगा, इतना समय आध्यात्मिकता पर लगाऊंगा ही लगाऊंगा, इतना कैलोरी रोज बर्न करूंगा ही करूंगा। एमसीडी, मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन, इतना तो करूंगा ही करूंगा। मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करने पर लगाऊंगा ही लगाऊंगा। मैं डिजीज फ्री रहने के लिए इतना पानी तो मैं रोज, इतने लीटर पानी रोज पीऊंगा ही पीऊंगा। इसको बोलते हैं एमसीडी। देखिए ऐसा है देवी जी, जब समय बीत जाता है तो लौट कर कभी नहीं आता है, और जो समय के साथ नहीं चलता उसके साथ भी कोई नहीं चलता। समय बीत जाने के बाद अगर कदर की जाए तो उसको फिर अफसोस कहा जाता है। ये इसी से ये क्लियर हो गया कि अगर जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आपके विचारों में और आपके गोल्स में, आई थिंक यू शुड, आप ये नहीं कर पाएंगे। और दूसरा है कि लोग खुश भी नहीं रह पाते हैं। लोग कहते हैं कि वो 24 घंटा में कैसे खुश रह सकूं, कभी दुखी हो जाएंगे, कभी इस बात से। तो इसका भी कोई इलाज बता दीजिए। मोटिवेटेड तो आपने बता ही दिया। हाँ, कई लोग में सेमिनार करते हैं ना, कुछ हाँ। एक दो आदमी ऐसे होते हैं जो पूरा प्रोग्राम में हंसते नहीं है। उनसे हाँ। उनसे पूछो तुम क्यों नहीं हंस रहे, बोले बाजू वाले को पता लग जाएगा मेरे को अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोई कोई मिल जाता है बहुत ऐसा होता कि है, तुम क्यों नहीं हंस रहे, हाँ। बोले बस ऐसे ही नहीं हंस रहे। बोले क्या हो गया, बोले बस दुखी हो। क्यों दुखी हो, ऐसे ही दुखी है। तो कई बार अगर आप ऐसे ही बिना बात के दुखी होते हैं तो कभी कभी बिना बात के खुश भी हो जाना चाहिए। देखिए मेरा मानना यह है कि डेवलप द गुडनेस, द गुड मनी विल कम ऑटोमेटिकली। डोंट फोकस ऑन द वैल्यूएबल्स, फोकस ऑन द वैल्यूज, वैल्यूएबल्स विल कम ऑटोमेटिकली। हाँ, मेरा ये मानना फंडामेंटल क्या है इसके पीछे, लोग अपनी हैप्पीनेस को एक्सटर्नल इवेंट से रिलेट कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं अपने आप को। जिस दिन ये मकान बन जाएगा खुश हो जाऊंगा, जिस दिन मेरी बेटी की शादी, गंगा नहा के आएंगे। देखिए ये सब क्या पोस्टपोन कर, गाड़ी खरीद लूंगा खुश हो जाऊं, पोस्टपोन कर रहा है। अननोइंगली पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं अपने आप को। अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन मत करो, बिकॉज उसका है, देखिए जब भी आप किसी वैल्यूएबल से अपनी हैप्पीनेस को जोड़ोगे वो वैल्यूएबल आ जाएगा, लेकिन तब तक आप अगली वैल्यूएबल के पीछे भागने लग जाओगे। यू फॉरगेट टू बिकम हैप्पी। तो मेरा मानना यह है कि जो रिवर्स है, नदी, दे डोंट गो रिवर्स, रिवर्स डोंट गो रिवर्स, सो फ्लो लाइक अ रिवर। क्योंकि जब व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट द थिंग्स यू लुक एट दे चेंज। तो आपको देखिए, सो डोंट ट्राई टू चेंज द थिंग्स, ट्राई टू चेंज द वे यू लुक एट देम। कहते हैं ना कि थिंग्स टर्न आउट बेस्ट फॉर दोज who have made the best out of the way the things have turned out। तो मेरा ये मानना है कि जब बदलती है नजरें, बदल जाते हैं नजारे, मानो तो जीवन में सुख ही सुख, मानो तो जीवन में सुख ही सुख, ना मानो जीवन दुख का दरिया। देखो मेरे यारो, जीवन और कुछ नहीं, बस है देखने का नजरिया। तो नजर का इलाज तो है देवी जी, नजर का इलाज है, नजरिए का इलाज नहीं है। नजरिया ठीक करिए, खुश रहेंगे। ये पिछले वाले इंटरव्यू में ये लाइन मेरी जहन में रह गई थी, और अभी आप जब ये कह रहे हैं
तो मुझे वो वापस ध्यान आई। अच्छा, एम्बैरेसमेंट भी हो जाती है लोगों को ऑफिस में भी या कंपनी में भी, दे आर एंटरप्रेन्योर्स, उसके साथ कैसे डील किया जाए? पहले तो मुझे समझ नहीं आता एम्बैरेसमेंट होता क्या है। एम्बैरेसमेंट क्या होता है मुझे मालूम। एम्बैरेसमेंट आपका विचार है भाई, आपने कुछ हुआ आपके साथ में, आपने उसका अर्थ निकाला है, हाय मेरी बेइज्जती हो गई। वो घटना थी, बेइज्जती नहीं थी। जो घटना हुई, जो इवेंट है, उसमें दम नहीं है। आपने उस इवेंट को समझा कैसे, उसमें दम है। अगर आपने इवेंट हुआ, किसी ने बोल दिया पागल गधा है क्या, तो हमने बोला पागल गधा है क्या, तो हमें बेइज्जती हो गई, एम्बैरेसमेंट हो गई। उसने बोला गधा है, ये इवेंट है, घटना है। आप क्या करो, पीछे हाथ लगा के चेक करो, पूछ है नहीं, मैं गधा नहीं हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पॉजिटिव मीनिंग देना आना चाहिए, आपको उसका मीनिंग चेंज करना आना चाहिए, मेरे साथ क्या हो रहा है ना। एम्बैरेसमेंट नहीं होगा। इमोशन बढ़िया हो गया, आप परफॉर्मर बन जाएंगे। इमोशन खराब हो गया, पैरासाइट बन जाएंगे। इसलिए इमोशंस होने चाहिए, इमोशनल नहीं। सेंटिमेंट होने चाहिए, सेंटिमेंटल नहीं। इमोशन हैंडल करना सीख गए, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। 3 टिप दे देता हूं। हर नेगेटिव इंसिडेंट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव छुपा है, उसको ढूंढ लो। कोई भी नेगेटिव इंसिडेंट हुआ आपके साथ, किसी का देहांत हो गया, कुछ आपका नुकसान हो गया, कुछ व्यापार में घाटा हुआ, नौकरी से निकाल दिए गए, कुछ बेइज्जती हो गया, कोई बॉस ने तंग कर दिया, पॉलिटिक्स हो गई, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, धर्मपत्नी ने धोखा, कुछ भी हुआ, वो क्या है, वो इंसिडेंट। इसमें पॉजिटिव ढूंढो, ढूंढो ढूंढो, पॉजिटिव ढूंढो। व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट द थिंग्स विल चेंज। नेगेटिव इमोशन भी एक गिफ्ट है आपके लिए। दूसरा, जब आप पॉजिटिव मैसेज ढूंढते हो तो उसके बाद, ढूंढने के बाद रुको मत, और ढूंढो, फिर रुको मत, और ढूंढो, यानी कि 3 ढूंढो। और फिर अगला स्टेप क्या, उसमें एक एक्शन प्लान बना दो कि अब करूंगा क्या। अब एक्शन में लग जाओगे तो आपका विचार बदल जाएगा। क्योंकि देखो, एक होती है फिजियोलॉजी, एक होती है साइकोलॉजी, एक होता है मोशन, एक होता है इमोशन, एक होता है एक्शन, एक होता है परसेप्शन। ये दोनों को जोड़ना है। जब फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, मोशन, इमोशन, एक्शन, परसेप्शन जुड़ जाएगा तो फिर आपका अपने आप मानसिकता बदल जाएगा, आप एक्शन में लग चुके हो, गेम चेंज हो जाएगा। वाह, तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू थिंक, राइट। अच्छा, दूसरा चीज ये भी होती है कि लोग अभी तक अपना पर्पस ही नहीं ढूंढ पाए। मैंने काफी ऐसे अपने आसपास लोगों को सर्च करते हुए देखा है, दैट व्हाट इज माय पर्पस, और दे आर स्टिल थिंकिंग कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्यों आया, क्या। तो इन सब थॉट्स के साथ कैसे डील किया जाए ताकि आप अपने समय का अच्छे से प्रयोग कर सकें? बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, पर्पस को अलाइन करने के लिए मैं आपको 3 प्रश्न देता हूं। काम ऐसा ढूंढो जिस काम को करने के अगर पैसे भी ना दिए जाएं तो भी आप वो काम करने को तैयार हो। पहला प्रश्न। ऐसा काम ढूंढो जिसके लिए पैसे नहीं मिले तो भी मैं करने को तैयार। अरे भैया, ये तो बहुत अच्छा लगता है करना, कितना मर्जी करा लो, 24 घंटा करा लो, मुझे आराम ही नहीं करना। अगर ऐसा काम मिल गया है। दूसरा, देखो क्या इस काम से आसपास के समाज की बेहतरी, बढ़ोतरी हो रही है। अगर वो भी हो रही है। तीसरा, अब देखो क्या इस काम को करने का पैसा भी मिल जाएगा। वैसे तो मैं बिना पैसे के भी तैयार हूं, पर करने का पैसा भी मिल जाएगा। और तीसरा भी अगर ठीक है तो सस्टेनेबिलिटी आ गई, अब उस काम में लग जाओ। पर्पस और पैशन जब आ जाता है ना, आपको पता लग जाता है। कई लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते इसको। अंबेडकर जी को देखो, 3 दफा पीएचडी किया उन्होंने यूनिवर्सिटी से। चाहते तो आराम की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन देश बदलना था, उनका पैशन था, पर्पस था उनका। स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, गांधी, ये सब बड़े पर्पस के कारण, क्योंकि आग सीने में लगी है। ये जो है ना, ये जिद्दी लोग बन जाते हैं। पर्पस से आदमी जिद्दी होता है, और जिद्दी के लोग ही इतिहास रचते हैं। हाँ, जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं, बाकी के लोग इतिहास पढ़ते हैं। तो आपको इतिहास पढ़ना है कि इतिहास रचना है? इतिहास पढ़ने और रचने में एक ही फर्क है, जिद का। करियर चूज करने से पहले अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस क्या करने में। तो मैं कई बार बोलता हूं, जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। I remember this, yeah. धन्यवाद। अच्छा, एक और मेरे इसी बात से एक और चीज आई कि इस पूरे प्रोसेस में ना आप एंग्शियस भी होते हो, फ्रस्ट्रेट भी होते हो, आपको गुस्सा भी आता है। अगर आप लीडर हो तो आपको कई सारी चीजों से आप खफा हो जाते हो। तो उस सब के साथ शांति से कैसे डील किया जाए? शांति से कैसे डील करें, बहुत खूब। कुछ भी हो जाए, शांति से कैसे डील करें, मैं यही बोलता हूं हमेशा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया। ये जो हो रहा है, ये घटना है। मैं आपको ना यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि इसको ऐसे देखें कि आप घटना को हमेशा अर्थ निकाल के देते हो, मीनिंग देते हो, मीनिंग। मेरी बात समझिए, आपके साथ जो हुआ, अगर आप उसको अच्छा, किसी के पिता का देहांत हो गया, ये अच्छा है कि बुरा है? ऑब्वियसली बुरा है। हाँ, रुको, ये घटना है। अच्छा और बुरा आप इसी से कन्वर्ट करोगे। या तो रोते रहो, बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा, या फिर उसमें से नया मीनिंग निकालो। अब मैं और जिम्मेदार हो गया हूं, अब मैं अपनी माताजी का और ध्यान रखूंगा, अब मैं ऐसा काम करूंगा
कि मेरे पिता मुझ पे नाज करेंगे, मेरी माँ और मेरी बहन का ऐसा ख्याल रखूंगा। ये नया मीनिंग निकाला आपने उसमें से। आपको नौकरी से निकाल दिया गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ? बुरा हुआ फॉर मी ऑब्वियसली। ये घटना है ना, अच्छा हुआ ना बुरा हुआ, आपको अर्थ निकालना है। शायद मैं इससे बहुत ऊंची नौकरी के लिए बनी थी, मेरे अंदर ताकत बहुत है, अब मैं उससे नया मीनिंग निकालना है। मीनिंग बदलना सीख जाओ, यानी कि इंटरप्रिटेशन ही आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इंटरप्रिटेशन अंदर होती है, घटना बाहर होती है। आपको बड़ा भारी शब्द दे दिया मैंने, कभी कभी इतना अच्छा बोलता हूं ना, मेरे को खुद ही अच्छा लगता है, मैं तारीफ करता हूं अपने। और मैं देखो कैसे इंटरप्रिटेशन, स्टूडेंट की तरह आपसे एकदम कि हाँ मैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं फील कर रही हूँ, मुझे बताइए आप समाधान कीजिए आप। बस आप एक ही शब्द ले जाओ, सब हाँ। छोड़ दो। इंटरप्रिटेशन, मेरे साथ कुछ भी हो मैं इसका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से बनाऊंगी। हम्म, किसी ने बोला बहुत इंटेलिजेंट हो, मेरा इंटरप्रिटेशन है अभी और इंटेलिजेंट बनना है। हम्म। किसी ने बोला ए तुमको नहीं आता इंटरव्यू लेना, मेरा इंटरप्रिटेशन है इंटरव्यू तो मैं ही लेके दिखाऊंगी। इंटरप्रिटेशन में आप कुछ भी बदल सकते हो, आपके साथ कुछ भी हुआ, आप कुछ भी नया मीनिंग क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड में। ये बड़ा गेम चेंजर है, इसलिए वन वर्ड टू टेक अवे इज इंटरप्रिटेशन। अच्छा, एक इंटरप्रिटेशन से एक मेरे जहन में एक बहुत पुराना सवाल आ गया है, और इसमें थोड़ा सा न्यूज एंगल है कि आप ब्रांड इमेज को कैसे देखते हैं, कि चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो किसी भी बड़े इंडिविजुअल की हो, चाहे अभी हम कोई भी ले लें, अडानी ले लें, बागेश्वर धाम ले लें, ये सब मैं आप उसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहूंगी, पर जो ब्रांड इमेज होती है, राहुल गांधी ब्रांड इमेज, मोदी ब्रांड इमेज, इलेक्शन सारे, तो इस पे आपका क्या सोचना है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट ब्रांड इमेज? आपको जो भी ब्रांड इमेज बनानी है ना, आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज बिहेवियर उसके अराउंड कंसिस्टेंट होनी चाहिए। उसको बोलते हैं सिंगल सिग्नल। दो वर्ड है, सिंगल मतलब एक, सिग्नल मतलब कम्युनिकेशन। देखने में कोका कोला थम्स अप दोनों ही ब्लैक ड्रिंक है और दोनों ही कोला ब्रांड के अंदर आती हैं। कोका कोला एक फैमिली ड्रिंक है, थम्स अप यूथ का ड्रिंक है। आज कुछ तूफानी करते हैं, सलमान खान छत से कूद रहा है, हेलीकॉप्टर से कूद रहा है, पहाड़ से कूद रहा है, बंजी जंपिंग कर रहा है, और आता है और ट्रक कोई हवा में उठा करके ले जाता है बेल्ट से बांध करके। वो क्या है? वो तूफानी है। तो वो उसकी आइडेंटिटी है, वो उसका ब्रांड है, उसका ब्रांड वैसे ही बन रहा है। हाँ, डर के आगे जीत है, कुछ भी उल्ट पुल्ट कर रहे हैं, पहाड़ों से कूद रहे हैं, डर के आगे जीत, डर के ये इसका ब्रांड है, यूथ का ब्रांड है। कोका कोला का ब्रांड अलग है कि नहीं? उसका ब्रांड क्या? फैमिली, खुशियां खोलो, खुशियां, हैप्पीनेस, दिवाली, होली, इन सब पे कोका कोला की ऐड ज्यादा आती है। आप दो सवाल पूछते हैं, व्हाट शुड यू बी नोन फॉर, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर? आपको किस चीज के लिए पहचाना जाना चाहिए, किस चीज के लिए जाना जाना चाहिए, आपको किस चीज के लिए याद करें? अब रिमझिम जेठानी का भी एक अपना ब्रांड है, ये इनके सामने आते ही मन में क्या पिक्चर आनी चाहिए वो आपको तैयार करना है। मेरे सामने आते ही मन में क्या पिक्चर आनी चाहिए तैयार करना। ठंडा मतलब कोका कोला, सबसे बढ़िया इधर से फेविकॉल, लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC, कार का मतलब मारुति, नूडल का मतलब मैगी। ये सब क्या है? ये आइडेंटिटी बड़ी स्ट्रांग है, इनका ब्रांड बना है, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, वही कम्युनिकेट। आज मैं ये कर रहा हूं, कल ये करेंगे, इसमें मन नहीं लग रहा, ये करेंगे, यहाँ ठीक नहीं लग, ये क्या है? मल्टीपल सिग्नल दे रहे हो। तो आपकी एक आइडेंटिटी, एक सिग्नल जब लगातार देते रहेंगे तो वो माइंड में ब्रांड को एस्टैब्लिश कर देगा। मोदी का एक अलग ब्रांड है, राहुल गांधी का एक अलग ब्रांड है। हाँ, बीजेपी क्या है? सबको साथ लेके चले ना चले, चलती बहुत तेज है, डिसीजन बहुत तेज लेती है। कांग्रेस डिसीजन तेज ले ना ले, लेकिन सबको साथ लेके चलने की कोशिश करती है। दोनों की अपनी अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी है, हर एक का अपना एक ब्रांड का आइडेंटिटी होता है। वो कैसे बिल्ड किया जाता है, किस तरह कम्युनिकेट किया, तो उस सिग्नल को कम्युनिकेट करना आना चाहिए। तो जितने अच्छे ब्रांड है उनमें कंसिस्टेंसी है कि मैं किस चीज के लिए पहचाना जाना चाहूं, फिर वो सारे बिहेवियर उसी के अराउंड करने लगता है। राइट। अच्छा, वी आर इन द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने वृंदावन में बहुत लंबा समय निकाला है, आपने गीता बहुत अच्छे से पढ़ी है, आपकी एक सीरीज होती है प्रैक्टिकल गीता, गीता इन एक्शन। गीता इन एक्शन। तो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को फ्रॉम गीता? मैं आपके व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहता हूं कि भगवत गीता खोलिए, पढ़िए, और मेरी एक सीरीज है गीता इन एक्शन, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, ना आज है ना आगे लेंगे। गीता इन एक्शन सीरीज में जाइए। भगवत गीता एक टाइमलेस विजडम है, विच इज बियॉन्ड टाइम प्लेस सर्कमस्टांस, समय काल परिस्थिति के अलग है, बियॉन्ड है। आज पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या नेपाल हो, जहां पे भी लोग मेरी भाषा को समझ सकते हैं, वो गीता को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये धर्म से बहुत ऊपर है, ये आपके व्यवहार को बदल देगा, आपके विचार को बदल देगा, आपके संस्कार को बदल देगा। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जहां पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं आता, आपको हाथ
जोड़ के रिमाइंड कराना चाहता हूं। एक ऐसा ग्रंथ है जहां पे कृष्ण ने अर्जुन के डिप्रेशन को खत्म किया, एक ऐसा ग्रंथ है जहां कंफ्यूजन से आप क्लैरिटी की तरफ मूव करते हैं, एक ऐसा ग्रंथ है जहां पे आदमी बाउंस बैक कर जाता है, जो गीता की शुरुआत में रो रहा था और बाद में धनुष बाण लेकर के खड़ा है और सबको दुनिया को रुला रहा है। एक ऐसा ग्रंथ है जो आप किसी बार टीचर, लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका एक अपना युद्ध है, अर्जुन का एक अपना युद्ध था, आप अपने युद्ध को जीतने लग जाओगे, आप जर्नलिस्ट हैं, आप अपना युद्ध जीत जाएंगी। इसलिए गीता को मैं प्रमोट करना चाहता हूं, हर देश में पहुंचाना, देश के हर घर में पहुंचाना चाहता हूं, और उसमें आप हमारा सहयोग करिए। गीता इन एक्शन फ्री सीरीज का लाभ उठाइए। वाओ, दैट वाज, आप में वो जोश दिख रहा था पूरा गीता के बारे में जब मैंने आपसे सवाल पूछा। भगवत So, गीता के बारे में बात करोगे फिर जोश अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल, पर्पल है ना। और मुझे ये पक्का पता था, इसलिए मैंने इसको लास्ट के लिए रख रखा था। एनीवे, पिछली बार जब हमारी बात हुई थी मैं दूसरे चैनल में थी, और इस बार मैंने एक चीज नोटिस की है कि आपका जो है, अब आप एक्टिंग करके दिखाने लगे हैं, जो मुझे इस बार बहुत आनंद आया है आपसे बात करके। तो थैंक यू सो मच विवेक बिंद्रा जी, आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।